हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। तो जिसका भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए आ रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जिनके एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती क्या है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक आपने सुना होगा वोलेटाइल मेमोरी और एक सुना होगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है अस्थिर। क्या होती है? अस्थिर। ठीक है, उसके बाद जो अपनी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है स्थिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल है उसका उदाहरण क्या है? तो नॉन वोलेटाइल का उदाहरण है यानी कि स्थिर मेमोरी कौन सी है? तो स्थिर मेमोरी है रोम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। अब देखिए यहाँ पे रोम से संबंधित कैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए देखिए फुल फॉर्म इसका है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली MEMORY, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद देखिए रैम आपके सामने ऑप्शन में दिखा है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये और पूछ सकता है कि रैम आपकी कितने प्रकार की होती हैं और रोम कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए आपसे मेनली मैं बता देता हूँ कि जैसे आपके सामने आ जाए एक एस और रैम, तो एस रैम होती है एक। ठीक है, उसके बाद एक होती है डी रैम। क्या होती है? डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टैटिक करके है कुछ। एस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टैटिक, स्टैटिक रैम। उसके बाद जो डी रैम है इसका क्या हो जाएगा? तो डायनेमिक रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद देखिए अगर आपसे रोम के बारे में पूछा जा सकता है तो रोम के देखिए आप लोग लिख लीजिए, एक तो होता है ई रोम और एक EP रोम होता है, और एक होता है इस प्रकार से डबल EP रोम, और एक होता है P रोम। तो देखिए EP रोम आपसे पूछा जाए तो EP रोम का पूरा नाम क्या है? तो EP रोम का पूरा नाम है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पी रोम का मतलब क्या है? तो पी रोम का मतलब है यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आपसे एक और पूछ सकता है कि डबल EP रोम का मतलब क्या है? डबल EP रोम। ठीक है, तो डबल EP रोम का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रिक तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें आपसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कंप्यूटर मॉनिटर की रेजोल्यूशन का मापन किससे होता है। तो कंप्यूटर की रिजोल्यूशन जो मॉनिटर होता है उसमें आपकी रिजोल्यूशन होती है, तो उसको किसके द्वारा मापा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने कि पहले ऑप्शन में आपसे बोल रहे हैं कि पिक्सल की संख्या, सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रति इंच डॉट्स की संख्या, और थर्ड ऑप्शन है कि इसकी चमक, और फोर्थ ऑप्शन है इसके PPM। तो देखिए जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है इसकी रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? तो इसकी रिजोल्यूशन को मापा जाता है पिक्सल्स की संख्या पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इमेज जो होता है, अपना फोटो होता है IMAGE, जो इमेज होता है इसकी मतलब पिक्सल्स को किस में नापते हैं? तो इसके पिक्सल्स को नापा जाता है PPI में। PPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PPI का फुल फॉर्म होता है पिक्सल्स पर इंच, यानी कि 1 इंच पे कितने पिक्सल्स हैं उसको आप लोग जो फोटो की रिजोल्यूशन होती है उसको मापा जाता है। ठीक है, चलिए सो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि HTML का पूर्ण रूप क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कि HTML का पूर्ण स्वरूप क्या है। पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक्स, थर्ड ऑप्शन है और यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट इस प्रकार से लिखा है मैनिपुलेटिंग लिंक, और फोर्थ ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देखिए जो HTML होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ वाला है वो इसका करेक्ट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ।
अब आपसे एक ये पूछ सकता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का पूर्ण रूप, तो HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद आपसे और एक चीज़ पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ ले कि TCP IP का फुल फॉर्म क्या है, कि TCP और IP का फुल फॉर्म बताएं। तो इस तरीके से आपसे कई सारे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको याद करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर आप लोग बाद में ये मत कहिए कि आपने बताया नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि कंप्यूटर और माउस क्या कहलाते हैं। तो कंप्यूटर और माउस क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस और फोर्थ ऑप्शन है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो देखिए, जो कंप्यूटर होता है, जो कीबोर्ड होता है और माउस होता है, वो क्या कहलाते हैं कंप्यूटर में? तो कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? पहला तो आपने देखा कि आउटपुट डिवाइस, सबसे पहले आपको आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइसेस पता होनी चाहिए। तो जैसे आप लोग कंप्यूटर में कोई भी चीज़ लगाते हो, अब आप लोग उसको ये कैसे पता करोगे कि ये अपनी इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? तो आप लोग जब उससे कोई इनपुट, मतलब कोई इनपुट दे रहे हो उसमें कंप्यूटर में, तो वो हो जाएगी आपकी इनपुट डिवाइस, और आप लोग उससे कुछ बाहर ले रहे हो, मतलब कंप्यूटर से कुछ बाहर ले रहे हो, तो वो हो जाएगी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीबोर्ड है और माउस है, उससे क्या किया जाता है कंप्यूटर में? कीबोर्ड का कार्य क्या होता है? कीबोर्ड का कार्य होता है आपका जो डेटा टाइप का होता है, मतलब जो संख्यात्मक डेटा होता है उसको टाइप करके मतलब उसमें स्टोर कराना। मतलब ये क्या कर रहा है कीबोर्ड? उसके अंदर डेटा दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अंदर इसमें से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये इनपुट डिवाइस है। उसी प्रकार से माउस भी क्या होता है? माउस में एक होता है पॉइंटर, आपने देखा होगा, इस प्रकार से आपका जो तीर होता है वो बना रहता है। तो तीर क्या काम करता है? आप लोग सभी जानते हैं कि माउस का कार्य क्या होता है। माउस का कार्य आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अब देखिए, यहाँ पे हम इतने से ही नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों लिखे हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस हैं, अगले क्वेश्चन में आपको आउटपुट डिवाइस मिलेंगे। तो देखिए, इनपुट डिवाइस आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है। जो ग्राफिक्स टैबलेट्स होते हैं वो भी इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं, कैमरा भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, और वीडियो कैप्चर हार्डवेयर भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। और जो ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल क्या होता था? पहले माउस की तरह चलता था, वो भी ट्रैक बॉल जो इनपुट डिवाइस आता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक होता है बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेना, एक बार इनको जरूर से पढ़ लीजिएगा। डिजिटल कैमरा हो गया, गेम पैड हो गया, जॉय स्टिक हो गया। तो जॉय स्टिक तो आपने देखी होगी, जैसे कभी गेम खेला होगा, उसमें कुछ इस प्रकार से इस तरीके से लगा रहता है जॉय स्टिक टाइप का। तो जॉय स्टिक क्या होता है? इस प्रकार से आपका रहता है, और इस तरीके से आप लोग उसको हाथ से पकड़ के, जैसे आपने देखा वो गाड़ी में जो अपनी कार होती है 4 पहिए की, उसमें आपका गियर सिस्टम रहता है, आप उसको गियर टाइप को, मतलब गियर जो सिस्टम रहता है उसी टाइप का रहता है आपका जॉय स्टिक। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, माइक्रोफोन भी लिखा हुआ है, और मिडी कीबोर्ड भी है आपके सामने। और देखिए जो माउस है अपना, वो पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। स्कैनर भी आता है, वेबकैम भी आता है, टच पैड भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है, OMR है और OCR है। OMR सीट तो आपने देखी होगी, जैसे आप लोग कोई टेस्ट देने जाते हो तो उसमें OMR बेस्ड आपको इस तरीके से आंसर लगाने होते हैं, कुछ डार्क गोले करने पड़ते हैं, तो उसको रीड करने के लिए OMR मशीन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें आपसे आउटपुट के बारे में पूछ रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे इनपुट के बारे में पूछ रहे थे, इसमें आउटपुट के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे प्लॉटर है, सेकंड है जॉय स्टिक, और थर्ड ऑप्शन है प्रिंटर।
तो देखिए मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर जैसे आपने देखा होगा तो मॉनिटर से आप लोग क्या करते हो, उससे बाहर मतलब आप लोग देखते हो। तो मॉनिटर एक आउटपुट है, बिल्कुल सही बात है। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर के द्वारा आप लोग क्या करते हो, कोई भी पेज की प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गई। तो तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। जॉयस्टिक आपने देखा था, अभी मैंने बताया था उसमें जॉयस्टिक किस टाइप का होता है, आपके गियर बॉक्स टाइप का आप लोग समझ सकते हो इसको, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जॉयस्टिक यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस भी लिखे हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। तो देखिए जो अपना मॉनिटर होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस, और किसके अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं, एक एलसीडी होता है, एक एलईडी होता है, एक सीआरटी होता है, और बहुत सारे मॉनिटर अलग अलग टाइप के आते हैं, तो वो सभी हो सकते हैं। उसके बाद जितने भी प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, जितने भी प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं, एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। उसके बाद जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, और प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। एलसीडी प्रोजेक्शन पैनल्स, जो एलसीडी प्रोजेक्शन पैनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, तो ये COM एक फुल फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म, तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म भी इसको याद कर लीजिएगा। और ये किसके अंतर्गत आता है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्पीकर्स, हेडफोन्स और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये सभी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर PDF वगैरह मिलती है। ठीक है, सो देखिए टेलीग्राम का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है, यहाँ पे बीच में ब्लैंक दिया गया, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला आपके सामने है सिस्टम, यहाँ पे आप लोग इसको पूरा लिखो, ये थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाया, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और फोर्थ ऑप्शन है डेटा प्रोसेसिंग टूल। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, मोस्टली लोगों के कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। जैसे आप लोग देखते हो कि मेरे आपके कंप्यूटर में कैसे विंडो 10 चल रहा है, किसी और के कंप्यूटर में विंडो 11, किसी के में 7, इस तरीके से चल रहे हैं अपने, मतलब मोस्टली लोगों के में इस तरीके से विंडो ही चल रही है। लेकिन आपके कई तरीके से मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, जैसे एक लिनक्स होता है, ल्यूनक्स, मतलब अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, तो यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट कीज बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, देखिए इसमें आपसे बोल रहे हैं कि वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है। जो आपकी MS वर्ड होता है उसमें आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइप किया, कोई भी डॉक्यूमेंट को लिखा, और आप उसको क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो आप लोग उसको प्रिंट कैसे कर सकते हो। एक तो आपका यहाँ पे जो अपना फाइल मेन्यू होता है उसमें जा कर के आप लोगों को मिल जाएगा प्रिंट का ऑप्शन, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट की कमांड क्या होती है, शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, उसके लिए वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए जब आप लोग उसमें प्रिंट मतलब उसको प्रिंट करना चाहते हो, आपने कोई भी लेटर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट लिख लिया है और उसको आपको करना है प्रिंट, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल का बटन आपके जो कंप्यूटर होता है, जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें CTRL करके लिखा रहता है कंट्रोल का बटन, तो कंट्रोल का जब की दबाओगे उसके साथ में आप P दबाओगे तो Ctrl+P का मतलब हो जाएगा प्रिंट की कमांड देनी है। इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+P। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ पे ही नहीं रुकना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूरी थोड़े ना है कि यही आए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उनमें से तो जरूर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक लिखा है Ctrl+O, तो Ctrl+O का मतलब होता है ओपन का, मतलब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है पहले से आपके पास और उसको आप ओपन करना चाहते हो तो आपके सामने ओपन कमांड खुल जाएगी डायरेक्ट, अगर Ctrl+O दबा दोगे। Ctrl+V का मतलब क्या होता है, तो Ctrl+V का मतलब समझने के लिए सबसे पहले आपको
Ctrl+C और Ctrl+X का मतलब समझना पड़ेगा। तो Ctrl+C CTRL+C का मतलब क्या होता है, किसी भी आप जैसे कोई भी आपने टेक्स्ट को लिख लिया है, ठीक है, मतलब कुछ भी आपने लिख लिया है उसको आप लोगों को कॉपी करना है। तो सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+C दबाना पड़ेगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब कॉपी हो गई है, उसको आप लोग किसी दूसरी जगह पर रखना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे Ctrl+V का मतलब क्या हो जाएगा, पेस्ट करना। उसके बाद देखिए Ctrl+D है, तो D का मतलब क्या होता है, Ctrl+D का मतलब होता है आप उसमें फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, जो आपका फ़ॉन्ट होता है उसका डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए ये कमांड होती है शॉर्टकट की। ठीक है, तो यहाँ पे Ctrl+D का मतलब है फ़ॉन्ट को खोलने के लिए। ठीक है, एक और याद कर लीजिए, Ctrl+L 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 का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट अलाइन। मतलब आपने जैसे कोई पेज है आपका और यहाँ पे आपको सेंटर से लिखना है, तो आप लोग क्या करोगे, Ctrl+E दबाओगे, Ctrl+E दबाओगे और सेंटर से लिखना चालू हो जाएगा। लेकिन आपने Ctrl+L दबा दिया तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब आपने जो टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। और आप लोग अगर Ctrl+R दबा देते हो तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल अलाइन, लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और कर लीजिए, Ctrl+A। तो Ctrl+A का मतलब होता है CTRL+A का मतलब क्या होता है, CTRL+A का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, मतलब जितने भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट और डेटा के संपादन की सुविधा के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि टेक्स्ट और डेटा के संपादन की सुविधा के लिए एक मतलब संपादन मतलब एडिट करने के लिए उसको क्या मतलब कहते हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट होता है उसको एडिट करने के लिए यानी कि संपादन करने के लिए, संपादन की सुविधा देने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है आपके सामने MS पावरपॉइंट, सेकंड है MS पेंट और थर्ड ऑप्शन है MS पब्लिशर और फोर्थ ऑप्शन है एडिटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा MS जो एडिटर्स होता है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हो और टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से MS एडिटर, यहाँ जो एडिटर्स हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। अब आपके सामने MS पावरपॉइंट लिखा है, MS पेंट लिखा है, तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम देखिए MS जो पावरपॉइंट है उसका काम होता है प्रेजेंटेशन दिखाना। मतलब आपने कोई भी कंपनी या फिर कहीं पर भी आप लोग जॉब कर रहे हो और आपको अपना कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो आप लोग उसका मतलब प्रेजेंटेशन बनाओगे किस में, तो आपको पावर पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। फिर आप लोग जैसे ही प्रेजेंटेशन बना लोगे तो उसको स्लाइड शो के माध्यम से उसको अच्छे से दिखा पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आता है MS पेंट। तो MS पेंट का यूज़ क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे ड्राइंग इसमें की जाती है, तो MS पेंट इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें बोल रहे हैं कि कंप्यूटर के लिए IC चिप्स आमतौर पर किससे बनी होती हैं। तो कंप्यूटर की जो IC चिप्स होती हैं यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स किसके बने होते हैं, IC का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो IC का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो IC चिप्स लिख सकते हो आप लोग। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स किसके मतलब किसके बने होते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोल रहे हैं कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। जो फंक्शन कीज़ होती हैं आपकी F1 से लेकर के F12 तक, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि फंक्शन कुंजी होती क्या हैं। तो आपके कीबोर्ड में लिखी रहती हैं F1 F2 F3 ऐसे करके आपके कीबोर्ड में कहाँ तक लिखी रहती हैं, F12 तक। तो इनकी संख्या कितनी हो गई है, इनकी संख्या हो गई 12। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 12, ऑप्शन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ की बताऊँगा, जैसे आपने कंप्यूटर में काम कर रहे हो और आपको कोई हेल्प चाहिए, तो मतलब ऑनलाइन हेल्प चाहिए, तो आप क्या दबाओगे, F1। तो F1 की का मतलब क्या होता है, आपने F1 की का यूज़ किया तो उससे हेल्प डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा।
हेल्प का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप MS वर्ड में अगर काम कर रहे हो, MS ऑफिस यानी कि जो MS वर्ड होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें अगर काम कर रहे हो और उसको डायरेक्ट सेव एज करना है, सेव एज, मैं सेव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेव की बात नहीं कर रहा हूँ, सेव एज की बात कर रहा हूँ। सेव एज करना है तो F12 दबाएंगे आप लोग और F12 दबा कर के उसका डायरेक्ट सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और कर लीजिए, अल्ट प्लस F4, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? अल्ट प्लस F4 का यूज़ होता है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। आप लोग शॉर्टकट कीज इसकी याद कर लो, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए अल्ट प्लस F4 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस किए होंगे और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो आपने ज़रूर से नोट किए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।